मैं राजवीर पांडे धैर्य कोचिंग संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप ठीक होंगे और अपने अध्ययन को अनवरत जारी रखे होंगे। इससे पिछले वीडियोस में हमने देखा था सौर मंडल के ग्रहों के बारे में, जिसमें हमने मंगल व क्षुद्र ग्रहों तक की चीज़ों को देख लिया था। अब जो हमारा आगे का है वो हमें बृहस्पति से लेकर यानी गैसियस प्लेनेट हमें देखने हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बाकी का जो हमने देखा है वो हमारा आपको पिछले वीडियो में लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बृहस्पति, बृहस्पति को इंग्लिश में कहा जाता है जुपिटर। बृहस्पति को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? जुपिटर बोला जाता है। अब देखिए, सूर्य से दूरी के आधार पर हम अगर बात करें तो हमने देखा था कि सूर्य से सबसे नजदीक जो ग्रह है उसका नाम है बुध, और बुध के बाद आता है शुक्र, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद मंगल, और मंगल के बाद हमारा जो पांचवा ग्रह पड़ता है वो पड़ता है बृहस्पति। यानी सूर्य से दूरी के आधार पर बृहस्पति जो है वो पांचवा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? सूर्य से दूरी के आधार पर पांचवा स्थान। पांचवा स्थान रखने वाले ग्रह का क्या नाम है? बृहस्पति। अब बृहस्पति की विशेषता क्या है? यह सूर्य से दूरी के आधार पर पांचवा स्थान रखता है, लेकिन ये हमारे पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह का मतलब सबसे बड़े ग्रह की आप कल्पना करने के मूड में हो तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये इतना बड़ा है कि अगर हम इसको एक थाल मान लें, एक कोई कटोरा या थाल मान लें, तो पृथ्वी जितने, और पृथ्वी को हम मान लें क्या, शादियों का सीजन चल रहा था लॉकडाउन में, 50 बारातियों में अगर आप शामिल रहे होंगे तो आपने एक चीज जरूर खाई होगी, रसगुल्ला, है ना? कहीं कहीं इसको गुलाब जामुन, काला जाम जो भी बोलते हैं। तो अगर हम बृहस्पति को मान लें एक थाल, यानी बृहस्पति इक्वल टू थाल और पृथ्वी इक्वल टू रसगुल्ला, तो बृहस्पति इतना बड़ा ग्रह है कि इसकी थाल में 1300 पृथ्वियां आराम से रखी जा सकती हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि बृहस्पति कितना बड़ा है, यानी 1300 पृथ्वियां आप इसमें डाल सकते हैं, उतना बड़ा हमारा बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, और एक उदाहरण लेते हैं कि कितना बड़ा आखिर है ये। बृहस्पति का जो भार है, अगर हमें कोई तराजू ले लें, कोई बहुत बड़ी सी तराजू जिसमें हम सारे ग्रहों को तोल सकते हैं, तो तराजू में हम क्या कर सकते हैं, तराजू के एक पलड़े पर हम रख दें बृहस्पति को और एक पलड़े पर रख दें अन्य सभी ग्रह, तो बृहस्पति इनसे क्या होगा? भारी होगा। यानी जो इस तराजू की सुई होगी वो किधर होगी? बृहस्पति की तरफ झुकी हुई होगी। इतना बड़ा हमारा बृहस्पति ग्रह है। आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि बृहस्पति कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके साथ साथ ये सूर्य से दूरी के आधार पर पांचवा स्थान अपना रखता है। तो इसको लिख लेते हैं सबसे बड़ा ग्रह। और क्या विशेषता है इसकी? बृहस्पति महोदय जो हैं, इनके पास अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमने की भी शक्ति है। यह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है। सर्वाधिक तेज गति करता है। कितने में? 9 घंटे 55 मिनट में ये अपने अक्ष पर एक बार घूम लेता है। यानी जितने भी सौरमंडल में हमारे ग्रह हैं उन सब से ज्यादा स्पीड इसकी है। यानी इसका एक दिन जो होता है वो 9 घंटे 55 मिनट का होता है। पृथ्वी कितने में घूमती है? लगभग 24 घंटे में, है ना? लेकिन ये 9 घंटे 55 मिनट में अपने अक्ष पर एक बार घूम लेता है। तो ये हमारे पूरे सौरमंडल का सबसे तेज अपने अक्ष पर गति करने वाला ग्रह भी कहलाता है। और क्या खासियत है इसकी?
ये जो बृहस्पति महोदय हैं, इनकी एक खासियत ये बहुत बड़ी है कि ये जो है तारा सदृश ग्रह कहलाते हैं, यानी तारा सदृश यानी तारे जैसे ग्रह। इसका क्या तर्क है? तो ये जो बृहस्पति है इसके पास अपनी रेडियो ऊर्जा होती है, इसी के कारण ये तारा सदृश ग्रह भी कहलाता है। इंग्लिश में आपको नियर स्टार लिखा मिल सकता है, नियर स्टार यानी तारे जैसा ग्रह। ठीक है, तो बृहस्पति की इतनी विशेषता आप जान गए हैं। और एक विशेषता बृहस्पति की क्या है? ये जो बृहस्पति है ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होने के साथ साथ अपने अक्ष पर सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करता है तथा यह तारा सदृश ग्रह भी कहलाता है। उसके बाद इसकी एक विशेषता क्या है? इसके पास 2019 से पहले, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे देखते हैं। हो गया? ओके, अब देखिए, तो ये जो है इतनी विशेषता इसकी हो गई। अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने के क्रम में हम देखेंगे कि ये जो बृहस्पति महोदय हैं इनके पास 2019 के पहले एक रिकॉर्ड था, क्या कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कहलाता था कौन? बृहस्पति कहलाता था। लेकिन कब तक? 2019 के पहले तक। क्या हुआ जो आखिर ये महोदय निकल गए सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या की श्रेणी से? तो इनके साथ एक दुर्घटना ये घट जाती है कि 2019 में खगोल शास्त्रियों द्वारा 20 नए उपग्रहों की खोज की जाती है। और वो जो 20 नए उपग्रह हैं वो किसके होते हैं? शनि के। इनकी संख्या है, बृहस्पति के जो उपग्रह है इनकी संख्या थी 67। किसी किताब में कुछ भी मिल सकता है, लेकिन नियर अबाउट 67 इनकी संख्या थी। और शनि के पास 2019 से पहले 62 उपग्रह थे। अब जब इसके पास 67 है और 20 शनि को और मिल गए तो 62 में 20 ऐड कर लेंगे हम तो कितने हो जाएंगे? 82। यानी शनि के पास अब उपग्रहों की संख्या कितनी हो गई है? 82। और यही कारण है कि अब शनि जो है वह सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि बदलाव हुआ है, प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। ठीक, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके, चलिए अब इसको मिटाते हैं। तो बृहस्पति के बारे में हमने ये देख लिया कि बृहस्पति सबसे ज्यादा घूर्णन, अपने अक्ष पर सर्वाधिक तेज घूर्णन करता है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद सूर्य से दूरी में 5वें स्थान पे आता है और इसके पास 2019 के पहले सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या थी। लेकिन वर्तमान में अब शनि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह हो गया है। अब और देखते हैं इसके उपग्रहों के बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो जो बृहस्पति है उसके पास उपग्रह कितने हैं? 67 उपग्रह हैं। इन 67 उपग्रहों में 4 प्रमुख उपग्रह हैं जिनके बारे में हमसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। वो 4 प्रमुख उपग्रह कौन कौन से हैं? तो जब 1610 में गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन का आविष्कार किया तो दूरबीन का आविष्कार करने के बाद उन्होंने सारे ब्रह्मांड को देखना शुरू किया। और जब वो ब्रह्मांड को देखना शुरू करते हैं तो बृहस्पति देखने के दौरान वो देखते हैं कि बृहस्पति के चारों तरफ 4 चंद्रमाएं या 4 उपग्रह टहल रहे हैं। 4 उपग्रह टहल रहे हैं और इन चारों उपग्रहों को इन्होंने नाम दिया था गैनीमेड, आयो, यूरोपा व कैलिस्टो। गैनीमेड, आयो, यूरोपा और कैलिस्टो, ये 4 उपग्रह किसने खोजे थे? 1610 में किसने खोजे थे? गैलीलियो।
अब जब गैलीलियो ने इन उपग्रहों को खोजा तो हम इनको श्रेय भी देंगे, इसीलिए इनको नाम दे दिया जाता है किसके उपग्रह, गैलीलियो के उपग्रह। तो कभी कभार प्रश्न आता है कि गैलीलियो के उपग्रह कौन कौन से हैं, तो आपको उत्तर देना है गैनीमेड, आयो, यूरोपा और कैलिस्टो। ठीक है, गैनीमेड, आयो, यूरोपा और कैलिस्टो ये कहलाते हैं गैलीलियो के उपग्रह। ठीक, अब देखते हैं इसमें गैनीमेड की चर्चा हमने क्यों की या गैलीलियो के उपग्रहों की चर्चा क्यों की, क्योंकि इसमें जो गैनीमेड है हमारा, वो एक्चुअल में हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। जी हाँ, ये गैनीमेड जो है वो हमारे सौर मंडल का क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह। और प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो आपको उत्तर देना होता है गैनीमेड। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, गैनीमेड। इतना आपको याद रखना है क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप बृहस्पति के बारे में लगभग परीक्षाओं में आने वाली सभी चीजों को जान चुके हैं। अब हम आगे नेक्स्ट ग्रह पर चर्चा करते हैं, नेक्स्ट प्लैनेट पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है सैटर्न या शनि। ठीक है, चलिए शनि पर चर्चा कर लेते हैं। तो शनि को जब हमने देखा कि बृहस्पति 5वें स्थान पर आता है, तो शनि सूर्य से दूरी में किस स्थान पर आता होगा, 6ठे स्थान पर, क्योंकि बृहस्पति के बाद शनि का स्थान आता है। तो शनि को देख लेते हैं, शनि। ठीक है, फिगर आपको दिख रहा होगा। अब देखिए ये जो शनि महोदय हैं, ये सूर्य से दूरी के स्थान पर किस पे आते हैं, 6ठे नंबर पर आते हैं। लेकिन आकार में ये हमारे सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह हैं। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा है हमारा बृहस्पति और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा है शनि। तो शनि पर हम चर्चा करते हैं। शनि जो है वो एक्चुअल में क्या है कि जब शनि को हम देखते हैं दूरबीन से, तो शनि के चारों तरफ हमको दिखते हैं छल्ले। क्या दिखते हैं, छल्ले दिखते हैं। ये जो छल्ले दिखते हैं, इसी कारण हम शनि को एक नाम देते हैं छल्लों वाला या वलय वाला ग्रह। वलय वाला ग्रह है ना। वलय वाला ग्रह किसको कहते हैं, शनि को कहते हैं। क्यों, क्योंकि यही ऐसा ग्रह है जिसको हम दूरबीन से देखते हैं तो इसके चारों तरफ हमें छल्ले दिखाई पड़ते हैं। वो छल्ले किसके होते हैं, लोहे के होते हैं, तांबे के होते हैं, स्टील के होते हैं, ऐसा नहीं है। वो छल्ले जो है वो ब्रह्मांडीय धूल और वहां के गैसों के जमाव के कारण बनते हैं। तो जब वो छल्ले चारों तरफ इसके बन जाते हैं और जब उन छल्लों पर प्रकाश पड़ता है तो वो छल्ले बहुत झिलमिलाते हैं। और इसी झिलमिलाने के आधार पर हमने देखा कि अलग अलग उसमें 7 प्रकाश दिखाई पड़ते हैं। यानी हमें छल्लों की जो संख्या दिखाई पड़ती है वो शनि में कितनी दिखाई पड़ती है, 7। कभी प्रश्न पूछा जाए कि शनि के पास वलयों की संख्या कितनी है, तो 7 उत्तर आपको देना है। और 7 वलयों के नाम कभी आपसे पूछ ले तब आप इजीली, आपको कुछ विशेष याद नहीं करना है, बस आप कितना क्या लिख दें, A B C D E F और G। 1 2 3 4 5 6 और 7, इनको नाम दिया गया है A B C D E और F के बाद G। अब देखिए, तो प्रश्न पूछा जाता है कि शनि का जो छल्ला है वो सबसे बाह्य छल्ला कौन सा है, तो ये हमारा A जो है ये सबसे बाहरी छल्ला है, सबसे बाहरी छल्ला है। ठीक है, तो A सबसे बाहरी छल्ला है। और B के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था कि शनि में जो 7 वलय हैं उसमें सबसे चमकीला कौन है, तो ये हमारा जो V वलय है वो सबसे चमकीला है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। तो शनि के बारे में हमने देखा कि इसको वलयों वाला ग्रह कहते हैं। उसके बाद यह सूर्य से दूरी के आधार पर छठवें स्थान पर है। ठीक है,
पहला पॉइंट हो गया इसका। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि यह आकार में सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो शनि सूर्य से दूरी के आधार पर 6वें नंबर पर है और आकार में सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसको वलयों वाला या छल्लों वाला ग्रह भी कहते हैं, जिनमें वलयों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और 7 वलयों में सबसे बाह्य वलय जो है वो ए है और सबसे चमकीला जो वलय है वो है आपका बी। अब हम देखते हैं शनि के बारे में और विशेषता। तो शनि जो है ये हमारे सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम होता है। तो कितना होता है? जैसे मान लीजिए अगर जल का घनत्व 10 है तो इसका घनत्व 7 ही है, यानी 7/10 होता है ये जल के घनत्व का। इससे क्या पता चलता है? यानी अगर हम शनि को एक बॉल मान लें, ठीक है, और उस बॉल को हम किसी पानी या महासागर या सागर में डुबोएंगे तो वो डूबेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व जो है वो कम है, और जब इसका घनत्व कम है तो ये क्या होगा? तैरने लगेगा। यानी शनि को अगर हम बॉल मान के किसी महासागर में फेंकें तो इसका घनत्व जल के घनत्व से कम होने के कारण ये डूबेगा नहीं बल्कि तैरेगा। ये है हमारे शनि की विशेषता। प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है, तो आपको उत्तर देना है शनि। अब शनि के बेटों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो शनि के बेटों के बारे में हम चर्चा करें तो एक इसका उपग्रह है जिसका नाम है उपग्रह। अभी आपने देखा इनके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 82 है। और 82 में हमने देखा था कि सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? शनि है। यानी कितने हैं इसके पास? 82। 62 पहले थे, 2019 में 20 और खोजे गए, अब इनकी संख्या हो गया है 82। तो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास सर्वाधिक उपग्रह है, या सर्वाधिक चंद्रमा भी कभी कह देगा तो आप उपग्रह मान लीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, अब प्रश्न पूछेगा सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो आप उत्तर देंगे 82 और शनि को। अब इसमें देखते हैं सबसे बड़ा उपग्रह इसका कौन है। तो ये जो शनि है इसके उपग्रहों में सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम है टाइटन। क्या नाम है? टाइटन। ये जो टाइटन है ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। लेकिन सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाता है तो हम किसको देते हैं? बृहस्पति के गैनीमेड को। लेकिन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाता है तो हम किसको नाम देते हैं? टाइटन को। और टाइटन की एक विशेषता भी है। टाइटन जो है ये एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसके पास अपना वायुमंडल, क्या है? जिसके पास अपना वायुमंडल है। तो ये याद रखिएगा कि शनि के उपग्रह टाइटन जो हैं वो सबसे बड़े हैं और टाइटन के पास अपना स्वयं का भी वायुमंडल है। कभी प्रश्न पूछा जाए, हालांकि पूछा नहीं गया है लेकिन में भी कुछ भी पूछा जा सकता है। पेट में आपके यूपी SSSC करवाती है तो कुछ भी पूछ सकती है। इसलिए कभी पूछा जाए कि शनि का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो आपको याद रखना है सुशांत सिंह राजपूत को। क्यों? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की जो गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती, वही हमारे शनि के दूसरे सबसे बड़े उपग्रह है। यानी शनि का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? रिया। ठीक है, अब आप शनि को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट प्लैनेट पर चलते हैं। ठीक है, ओके। अब चलिए शनि को आपने स्क्रीनशॉट कर लिया है, अब हम इसको रिमूव करते हैं और नेक्स्ट प्लैनेट की तरफ चलते हैं जो कि सूर्य से दूरी के आधार पर 7वां स्थान रखता है। ठीक है, उनकी बहुत विशेषता नहीं है, यही के जो ग्रह थे इनकी ज्यादा विशेषता है, क्योंकि और जो ग्रह हैं
उनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। शनि ही ऐसा ग्रह है जहां तक के ग्रहों को हम नंगी आंखों से देख लेते हैं, लेकिन इसके बाद वालों को हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं। अब हम देखते हैं शनि के बाद कौन सा आएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। शनि के बाद अब आता है हमारा नेक्स्ट प्लैनेट जो है वो है अरुण। ओके, अरुण की हम बात करते हैं। तो अरुण की सबसे पहली विशेषता अगर हम देखें तो यह सूर्य से दूरी के आधार पर 7वें स्थान पर है ना। सूर्य से दूरी के आधार पर 7वें स्थान। दूसरा क्या है, लेकिन ये आकार में हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है, सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह। ठीक, तो ये तो आपको याद ही रखना है कि सूर्य से दूरी के आधार पर इसका स्थान क्या है और सौरमंडल का आकार के आधार पर ये कौन सा ग्रह है। अब इसकी एक और विशेषता खास क्या है, ये जो अरुण महोदय हैं इनका झुकाव जो है, यानी जो ग्रह जो भी हैं वो सब सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं ना, तो सूर्य की परिक्रमा करते करते ये लोग क्या करते हैं कि जैसे पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री है, लेकिन अरुण का झुकाव 82.5 डिग्री के आसपास है। और जब ये 82.5 डिग्री के आसपास है तो सोच लीजिए एकदम झुका हुआ होगा। तो जब ये अपने अक्ष पर घूर्णन करता है ऐसे ऐसे, जैसे मार्कर हमारा घूम रहा है, तो ऐसे घूमते घूमते ये सूर्य की परिक्रमा करता है, तो लगता है कोई ड्रम जो है वो लुढ़क रहा है। ड्रम देखा है ना, जो केरोसिन ऑयल वगैरह भर के रखते हैं ना, तो वो ड्रम जो होता है लुढ़कते हुए सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। 82.5 डिग्री इसका झुकाव होने के कारण इसको कहा जाता है, 82.5 नहीं लगभग 82 डिग्री 5 मिनट का वो है, तो इसका झुकाव इतना होने के कारण ये लगभग लेटा हुआ प्रतीत होता है। इसीलिए अरुण को लेटे ग्रह की भी संज्ञा दी जाती है। लेटे ग्रह की संज्ञा क्यों, क्योंकि इसका झुकाव 82 डिग्री 5 मिनट है, तो ये ड्रम के जैसा लुढ़कता हुआ चलता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं लेटा हुआ ग्रह। ठीक है, तो ये हो गई हमारे अरुण की विशेषता। अब देखिए अरुण महोदय के पास उपग्रहों की संख्या कितनी है, इनसे बहुत विशेष मतलब हमें नहीं है, एक हमें बात जरूरी जाननी है, लगभग 24 उपग्रह इसके पास हैं। अब देखिए अरुण जो है ये लेटे हुए ग्रह की संख्या के साथ साथ और क्या काम करता है, सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, लेटा हुआ ग्रह, सूर्य से दूरी के आधार पर 7वां ग्रह। और इन महोदय की विशेषता जो है उसको हम लिख लेते हैं कि इनका जो सबसे बड़ा उपग्रह उसका नाम है, अभी तक कभी पूछा नहीं गया लेकिन लिख लेते हैं इसको, टिटेनिया। क्या नाम है, टिटेनिया। तो कभी पूछे कि शनि का अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, टिटेनिया, कंफ्यूज नहीं होना है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टिटेनिया। और क्या विशेषता है, तो ये जो अरुण महोदय हैं इनके पास भी एक्चुअल में छल्ले हैं, छल्ले हैं, फिर इसको छल्लों वाला ग्रह या वलय वाला ग्रह क्यों नहीं कहते हैं। इनके जो छल्ले हैं वो लगभग ट्रांसपेरेंट हैं, और ट्रांसपेरेंट होने के कारण वो दूरबीन से भी देखने में बहुत स्पष्ट नहीं होते हैं, इसीलिए हम इनको वलय वाले ग्रह की संज्ञा तो नहीं देते, क्योंकि हमको शनि का वलय स्पष्ट दिखाई पड़ता है, लेकिन इनका वलय हमें स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता। हालांकि इनके पास भी वलय है और अरुण के बाद वरुण महोदय के पास भी वलय है, तो इनके वलयों को अल्फा बीटा गामा नाम दिया जाता है। इसको आप बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं, लेकिन ध्यान में रखते रहें कि कभी पूछे कि और कौन कौन से ग्रह हैं जिनमें वलय हैं, तो आप शनि, अरुण और वरुण का नाम ले सकते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट प्लेनेट पर चलते हैं। ओके, चलिए
अब हम आते हैं अरुण के बाद वरुण पर। तो वरुण का हम नाम अगर लेते हैं तो वरुण कहां पर स्थान रखता होगा सूर्य से दूरी के आधार पर? सबसे अंतिम ग्रह है, तो ये वरुण महोदय जो है वो सूर्य से दूरी के स्थान पर 8वें नंबर पर होंगे। 9वें नंबर वाले तो चले गए थे। क्यों चले गए थे उसका रीजन भी आपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो हमारा सबसे अंतिम जो ग्रह है वो कहलाता है वरुण। अब वरुण को हम देखते हैं क्या है इसकी खासियत। तो वरुण सूर्य से दूरी के आधार पर किस स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। और कभी इसके आकार के आधार पर पूछे कि सौरमंडल में आकार के आधार पर वरुण का स्थान क्या है, तो सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और उसके बाद चौथा नंबर कौन है? वरुण। तो आकार के आधार पर ये क्या है? चौथे स्थान पे है। यानी सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वरुण है। अब जब वरुण सूर्य से बहुत ज्यादा दूर है तो बहुत ज्यादा दूर होने के कारण यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की भी कमी होगी थोड़ी बहुत। अब जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पर कम पहुँचता है, सूर्य की ऊष्मा यहाँ पर कम पहुँचती है, तो निश्चित तौर पर ये ग्रह जो होगा वो ठंडा ग्रह होगा, बहुत ज्यादा यहाँ पर ठंडी होगी। अब कितनी ठंडी होगी? तो हम अनुमान इसका लगाएंगे ऐसे कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है, इसका तापमान जो है वो -235 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। अब जब -235 डिग्री सेल्सियस है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जीवन की कोई संभावना नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि -235 डिग्री पर अगर है तो यहाँ पर कुल्फी नहीं जम जाएगी। कुल्फी जमने क्या हड्डियां चटक जाएंगी आपकी, इतना ज्यादा ठंडा है ये प्लेनेट। तो इसे सर्वाधिक ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वाधिक ठंडा ग्रह। ठीक है। अब ये सूर्य से दूरी के आधार पर 8वें स्थान पर, आकार में चौथे स्थान पर, तापमान इसका -235 और सर्वाधिक ठंडे ग्रह की भी श्रेणी संज्ञा इसके पास है। तो यहाँ पर हमारा ग्रहों से संबंधित जो जानकारियां थी वो खत्म होती हैं। अब इसमें मैं कुछ विशेष आपको थोड़ा सा ऐड करके बता दे रहा हूं। जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, चलिए देखिए, हमने क्षुद्र ग्रह देख लिए थे। किन दो ग्रहों के बीच है? मंगल और बृहस्पति के बीच। अब हम एक क्रम में लिख लेते हैं कि आकार में सौरमंडल के ग्रह, आकार के आधार पर, और सौरमंडल के ग्रह सूर्य से दूरी के आधार पर। ठीक है। तो देखिए, आकार के आधार पर तो सबसे बड़ा तो आपका बृहस्पति है। ठीक है। बृहस्पति के बाद शनि है और शनि के बाद अरुण है, अरुण के बाद वरुण है और वरुण के बाद पृथ्वी। मेरा उद्देश्य यहाँ पर यही था कि आपको ये पता लग जाए कि पृथ्वी हमारी आकार में किस स्थान पर है हमारे सौरमंडल में। तो पृथ्वी किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। और पृथ्वी के बाद कौन है? शुक्र। शुक्र के बाद कौन है? मंगल। और मंगल के बाद कौन है? बुध। यानी बुध जो है वो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ये हो गया सबसे सर्वाधिक बड़ा और ये हो गया सर्वाधिक छोटा। इतना याद रखिएगा। और दूरी तो आप जान ही रहे हैं। सूर्य के बाद है बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल और मंगल के बाद यहाँ पर क्षुद्र ग्रह आ जाते हैं आपके। तो क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पड़ते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में। फिर आ जाते हैं आपके बृहस्पति महोदय, बृहस्पति के बाद आपका आ जाता है शनि और शनि के बाद अरुण और अरुण के बाद वरुण।
तो ये सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम हो गया और ये सौरमंडल में ग्रहों के आकार का क्रम हो गया। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम थोड़ी बहुत रोचक जानकारियां देख लेते हैं इसके संदर्भ में, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आप देखिए, अगर मान लीजिए कभी आपके सूर्य में प्रकाश कम हो जाए, यानी सूर्य आपका प्रकाश ना दे पाए, तो कौन सा ऐसा तारा है हमारे पास जो हमको प्रकाश प्रोवाइड कराएगा और ऊष्मा प्रोवाइड कराएगा? ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो सूर्य के सबसे जो नजदीक तारा होगा वही तो हमको प्रकाश पहुंचा पाएगा। तो सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा तारा है? अब देखिए, तो जो हमारा सूर्य है उसके सबसे नजदीक जो तारा होगा वही प्रकाश हमें पहुंचाएगा। तो कभी सूर्य प्रकाश देना बंद कर दे तो एक तारा है जिसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी ये क्या है? ये सूर्य से सर्वाधिक नजदीक है। नजदीक तारा है जो कि हमको प्रकाश भविष्य में प्रोवाइड कराएगा अगर मान लो कभी सूर्य प्रकाश ना दे पाए तो। ठीक है, अभी तो सूर्य की आयु बहुत है, जब वो जाएगा तो देखिए हो सकता है मंगल या पृथ्वी तक के परिपथ को पूरा लेकर वो जाए। तो इतना आपको याद रखना है। और कभी प्रश्न पूछे कि सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो ये भी आप उत्तर दे सकते हैं। कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार। ठीक, साइरस या डॉग स्टार हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा है। ओके, अब आप इसको इतना याद रखिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपके सौरमंडल के सभी ग्रहों को हमने देख लिया है, क्षुद्र ग्रहों को देख लिया है, हर एक ग्रह की विशेषता देख ली है। अब आप ये कंप्लीट सौरमंडल का वीडियो आपको मिल चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे बाद में। तब तक के लिए आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने अध्ययन को जारी रखिए। जय हिंद।